नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग आज 17वीं बीपीएससी में जो इकोनॉमी से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को लेकर के आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन which indicates experienced significant growth in financial year 23। देखिए, आप लोग से हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं, जैसा कि पेपर का भी डिस्कशन की जब हम बात किए हैं तो हमने चर्चा किया है कि मॉस्फी मॉस्फी एक मंत्रालय है। मॉस्फी एक मंत्रालय है जिसका कुछ फंक्शंस हैं। जैसे क्या क्या फंक्शन है, तो देश में जीडीपी की गणना करना, नेशनल इनकम की गणना करना। दूसरा क्या फंक्शन है, तो महंगाई की गणना करना। तो इसी महंगाई से संबंधित यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी मॉस्फी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पूछा ये जा रहा है कि सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादक सूचकांक। अब जब महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई के 3 सूचकांक है। एक को कहते हैं WPI, एक को कहते हैं CPI और एक को कहते हैं IIP। WPI के बारे में जब जहां तक आप लोग को जानकारी होगी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमने पेपर डिस्कशन के दौरान हमने चर्चा किया था महंगाई के संदर्भ में कि महंगाई की जो माप की जाती है, महंगाई का जो मेजरमेंट किया जाता है, यह 3 स्तर पर होता है, 3 टायर्स ऑफ लेवल पर होता है। एक, उस वस्तु के उत्पादन के स्तर पर मूल्यों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी को IIP कहते हैं। दूसरा, उत्पादन होने के उपरांत जो वस्तु का होलसेलिंग होता है, तो होलसेल मूल्यों पे यानी कि थोक मूल्यों पर जो मूल्यों में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को कौन मेजर करता है, WPI करता है। और जिस मूल्य पे आम उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी करते हैं उस मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को कौन मेजर करता है, CPI मेजर करता है। ये पहले भी हमने चर्चा कर चुका है। तो यहाँ पे जब IIP की बात कर रहे हैं, चूंकि IIP से रिलेटेड है, तो जब IIP की बात कर रहे हैं तो IIP में टोटल जब वस्तु की संख्या की बात करते हैं तो 809 प्रकार के वस्तुएं हैं। 809 प्रकार के वस्तुएं हैं। अभी जो 809 प्रकार के वस्तुएं हैं, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये वस्तु है कौन। तो जैसा कि आप लोग से चर्चा करते हैं या हाल फिलहाल आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें एक शब्द आई होगी, कोर इंडस्ट्री, कोर उद्योग की बात की होगी, कोर उद्योग की बात की गई होगी। कोर उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं जो अन्य उद्योगों के उत्पादन में सहायता करते हैं। कोर उद्योग वैसे उद्योगों को कहते हैं जो अन्य उद्योगों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी भारत में कितने कोर उद्योग है, 8 कोर उद्योग है। कितने कोर उद्योग है, 8 कोर उद्योग है। तो इस 8 कोर उद्योग की जब हम बात करते हैं, इन्हीं 8 कोर उद्योगों में उत्पादित वस्तु के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को कौन मेजर करता है, IIP मेजर करता है। उसको कौन मेजर करता है, IIP मेजर करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर करता है। तो इसी के संबंध में पूछा गया है। जब IIP की भी बात करेंगे तो जो 809 प्रकार की वस्तु है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, दूसरा माइनिंग है, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ हम लोग से पूछा ये जा रहा है कि जो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यानी कि कौन से ऐसे सूचकांक है जिसमें ज्यादातर वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स हैं
और जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से संबंधित जो गुड्स है, इन्हीं के मूल्यों में वृद्धि ज्यादा हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब हम आईआईपी की गणना करते हैं तो आईआईपी में कितने वस्तु है? 809 वस्तु है। इस 809 वस्तु को फिर 3 हिस्सों में बांटा गया है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, माइनिंग गुड्स है और इलेक्ट्रिक गुड्स है। अब इसमें किन वस्तुओं के मूल्यों में ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है? तो कौन है? उपभोक्ता वस्तु है और अवसंरचना यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स है, इसमें वृद्धि ज्यादा देखने को मिला है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। तो ये पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा गया है कि बिहार में कब ग्रीन बजट की प्रस्तुतिकरण हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिनेंशियल ईयर 2020-21 में। अब थोड़ा सा फिर इस ग्रीन बजट के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। इसके बाद फिर और भी टाइप्स ऑफ बजट देखते हैं। तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ बजट में देखते हैं तो हम लोग आम बजट की बात करते हैं, जेंडर बजट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस बजट की बात करते हैं, बैलेंस बजट की बात करते हैं, घाटे के बजट की बात करते हैं, ग्रीन बजट की बात करते हैं। यानी कि ग्रीन बजट कहने का संदर्भ यही है कि सरकार के द्वारा जो भी राज्य में आर्थिक गतिविधि को संचालित करने के लिए जो भी व्यय किया जाएगा, जो भी खर्च किया जाएगा, उस खर्च से किसी भी प्रकार का CO2 का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा मद में खर्च किया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय क्षति न हो। यानी कि कम से कम पर्यावरणीय क्षति को बढ़ावा देने के लिए। जैसे मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण के लिए एक छोटा सा कि जैसे राज्य सरकार ने घोषणा किया कि बिहार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पिंक सिटी बस चलाई जाएगी। तो पिंक सिटी जो बस चलाई जाएगी, तो पिंक सिटी बस को संचालित करने में जो बस जो बनाया जाएगा वो ऐसा बस होगा जो कि किसी भी प्रकार का CO2 का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो अब उस पर जो भी खर्च होगी वो किसका हिस्सा होगा? ग्रीन बजट का हिस्सा होगा। यानी कि वैसा खर्च जिससे किसी भी प्रकार का CO2 का उत्सर्जन नहीं हो रहा हो। चलिए अगला फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि सेंसस जो होता है प्रत्येक 10-10 साल पे सेंसस कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि 2011 के बाद अब तक सेंसस नहीं हुआ है। और सेंसस होने के लिए जो अभी सेंसस करने की बात कही गई है 2026 में, वो कहा जा रहा है कि इस बार जो सेंसस होगा वह जाति आधारित होगा, जाति आधारित होगा। तो अभी हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार भी क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा जाएगा, तो अगर सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2011 को ही आधार बना करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल पूछा जा रहा है कि बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी महिला है? तो 918 महिला है। ठीक है, चलिए अगला फिर देखते हैं। हु प्रेजेंटेड द बिहार बजट 24-25 इन द स्टेट असेंबली। अब देखिए इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद क्या रहा होगा? जो भी क्वेश्चन सेट किए होंगे आयोग के सदस्य लोग के, जिनके द्वारा भी ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम लोग बिहार में जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री है, इसके बाद 2-2 डिप्टी CM है, 2-2 लोग डिप्टी CM है, ये हम लोग सुनते हैं। तो एक डिप्टी CM की बात करते हैं तो सम्राट चौधरी हैं और दूसरा एक विजय सिन्हा है। तो अब यहीं पे कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि जो वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं वो विजय सिन्हा कर रहे हैं या सम्राट चौधरी कर रहे हैं। इसलिए आयोग ने एक बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 24-25 में बजट किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। बहुत सारे परीक्षार्थी लोग को देखने को मिला जो BPSC के एग्जाम दे करके वापस निकल रहे थे, उनके द्वारा विजय सिन्हा का ऑप्शन लगाया गया था जो कि गलत है। चलिए अलग है। संसद में कट मोशन का उद्देश्य क्या है? कट मोशन, अब देखिए यहाँ भी कट मोशन, जब हम लोग मोशन की बात करते हैं यहाँ
फिजिक्स वाला मोशन नहीं है, यहाँ पॉलिटी वाला मोशन है। जब मोशन की बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार का मोशन का प्रयोग किया जाता है। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक कट, एक को बोलते हैं पॉलिसी कट, एक को बोलते हैं टोकन कट। तो 3 प्रकार की पॉलिसी की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट और टोकन कट। तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, जैसा कि इकोनॉमिक कट की जब हम लोग बात करते हैं तो इस इकोनॉमिक कट में क्या किया जाता है, मान लिए किसी विभाग के द्वारा, किसी मंत्रालय के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपया की मांग की गई है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स किया गया है, लेकिन 1 लाख ना देकर के उसको मान लिए 95,000 करोड़ रुपया दिया गया, तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। जब पॉलिसी कट मोशन की बात करते हैं तो अगर किसी मंत्रालय के द्वारा 1 लाख करोड़ की मांग की गई है तो उस राशि को घटा के कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है। और टोकन कट में क्या होता है कि मान ली 1 लाख रुपया की राशि की गई है, उसमें सीधे 100 रुपया का क्या कर दिया जाता है, कटौती कर दी जाती है, तो इसी को टोकन कट कहते हैं। यहाँ एक बार और आप लोग क्लियर सुनेंगे। मोशन की जब बात करते हैं तो मोशन 3 प्रकार का प्रयोग किया जाता है, और यह बजटीय, जब बजटीय प्रोसेस होता है यानी कि स्टेज ऑफ बजट होता है, यानी कि जब हम लोग का फिनेंशियल ईयर इंट्रोड्यूस किया जाता है और इंट्रोड्यूस होने के उपरांत जो संसद से मंजूरी के लिए लगभग 65 दिनों का जो इंतजार करना पड़ता है, उसी प्रक्रिया में एक मोशन की प्रयोग की जाती है, जिसको 3 रूप में देखने को मिलता है भारत में। एक होता है इकोनॉमिक कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन और टोकन कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन में किसी भी प्रकार का राशि निर्धारित नहीं की गई है कि कितना राशि कम किया जाएगा, लेकिन पॉलिसी कट मोशन में जो भी राशि का डिमांड्स किया जाता है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का जो भी राशि होता है, उस राशि को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है, उसी को पॉलिसी कट मोशन कहते हैं। जब टोकन कट मोशन की बात करते हैं तो टोकन कट मोशन में राशि में 100 रुपया की कमी की जाती है, 100 रुपया की कमी की जाती है। तो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग से क्वेश्चन ना पूछ करके सिंपल कट मोशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कट मोशन का उद्देश्य क्या होता है। तो टू मूव ए प्रोपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट, यानी कि बजट प्रस्ताव में व्यय को कम करने का प्रस्ताव रखा जाता है। यानी कि मान ली रेलवे मंत्रालय ने कहा कि हमको अगले फिनेंशियल ईयर में पूरे देश में, एक छोटा सा उदाहरण के लिए, पूरे देश में हम जो रेलवे इंफ्रा है, ट्रैक है, उसकी साफ सफाई के लिए हमको 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो अब सदन में कहा गया कि नहीं, 1 लाख नहीं, आपको 95,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, इकोनॉमिक कट मोशन कहे जाएंगे, और इसी को मोशन भी, कट मोशन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत रुचिरा कंबोज के बारे में कौन सा कथन सही है। अब ये एक आईएफएस अधिकारी है जिसको फॉरेन सर्विसेज कहा जाता है, और ये संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला राजदूत बनी है। तो अब कहा जा रहा है कि यह जो भारत में थी वह नीति आयोग की सदस्य थी, तो यह बात गलत है, नीति आयोग का भी सदस्य वो नहीं बनी है, वह भारतीय विश्व मामलों परिषद की सदस्य थी, ये भी बात गलत है। उन्होंने यूनेस्को और पेरिस में भारत सरकार के अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला है, और 2014 से लेकर के 2019 तक, ईस्वी तक इन्होंने पद संभाला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, व्हाट वाज द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस ऑफ बिहार द फिजिकल ईयर 22-23 बेस्ड ऑन द बेस्ट ईयर 11-12। यानी कहा जा रहा है कि आधार वर्ष 11-12 पर आधारित वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है। यानी कि हम लोग से पूछा जा रहा है 22-23 का पूछा जा रहा है, 22-23 का पूछा जा रहा है। अब हम लोग को याद करना होगा, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम लोग को 23-24 का याद करना होगा। तो 22-23 में पर कैपिटल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार में था 54,111, जबकि 23-24 की बात करेंगे तो अभी हो गया है 60,337। तो ये हम लोग के लिए याद करने का अब आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला फिर देखेंगे।
2023 में मोबाइल फोन निर्माता में भारत की स्थिति क्या है? यानी कि कहा यह जा रहा है कि 2023 में पूरे विश्व में जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग के क्रम में भारत का क्या कौन सा पोजीशन है? तो भारत सेकंड देश बन गया है। यानी कि पूरे देश में जो मोबाइल का उत्पादन हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में हो रहा है और सेकंड उत्पादन कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। ठीक है, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने का पात्रता मापदंड क्या है? जैसा कि आप लोग अभी पेपर में हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि नचिकेत मूड समिति के सुझाव पर देश में दो वर्गीकृत बैंकों की स्थापना की गई, जिसका एक का नाम है पेमेंट बैंक और दूसरा का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीरीज में एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो यूनिवर्सल, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यूनिवर्सल बैंक के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया है। तो ये अभी करंट का न्यूज है। हम लोग से यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक की श्रेणी में है, अगर उस बैंकों को यूनिवर्सल बैंक के रूप में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो, अनुमति लेना हो, तो उनके पास पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम निवल मूल्य कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। एक बार फिर आपको बता रहे हैं, जैसे जो नचिकेत मूड समिति के सिफारिश पर भारत में जो दो प्रकार के वर्गीकृत बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसमें एक बैंक का नाम है पेमेंट बैंक और दूसरा बैंक का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसी पेमेंट बैंक के सीरीज में जब आप लोग देखते हैं तो आप लोग पढ़ते होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। उसी प्रकार जब स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीरीज में जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सब क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीरीज का बैंक है। तो जब पेमेंट बैंक की जब स्थापना की बात करते हैं तो पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपया था, और जब स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ था। दोनों की स्थापना के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया था कि 100 करोड़ रुपया के नेट वर्थ के साथ इस बैंकों की स्थापना की जा सकती है। लेकिन कोविड-19 के उपरांत स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए न्यूनतम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से बढ़ा करके 200 करोड़ कर दिया गया। अब हम लोग से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर उस बैंकों को यूनिवर्सल बैंक के रूप में अगर मान्यता लेना है तो उनके पास कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए? तो उनके पास कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए। यानी कि जो पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर इस बैंकों को आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के जैसा बैंक अगर बनना होगा तो इनका इनिशियल पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? तो वो कितना है? 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं कि जो पेमेंट बैंक के सीरीज, स्मॉल बैंक फाइनेंस के सीरीज में एक बैंक है जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिन्होंने यूनिवर्सल बैंक का दर्जा ले लिया, यानी कि यूनिवर्सल बैंक का उनको मान्यता मिल गया है। तो यहां से भी हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल ने किस वर्गीकृत बैंकों को या किस छोटे बैंकों को आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकों के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए?
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आप लोग क्या करेंगे, जो हमको सुन रहे हैं वो लोग जाकर के तुरंत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक बार देख लेंगे। तुरंत आप लोग क्या करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक बार नेट पर जाके सर्च कर लेंगे। पेमेंट बैंक के बारे में एक बार सर्च कर लेंगे। जब आप सर्च कर लेंगे, उसको आप देख लेंगे, तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला अगला है, क्रिसिल रेटिंग 2000 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार वित्तीय वर्ष 30 तक कितना बढ़ने की संभावना है। अब सबसे पहले तो कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते किसको है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए, कोई मान लीजिए एनटीपीसी एक कंपनी है, एनटीपीसी कंपनी है, इस कंपनी को फंड चाहिए, इस कंपनी को फंड चाहिए। तो इस कंपनी को फंड प्राप्त करने के लिए, फंड रेज करने के लिए इसके पास दो विकल्प है। या तो कुछ ये अपना संपत्ति बेच दे, या तो फिर ये कर्ज ले ले, या तो ये फिर ये कर्ज ले ले। इसके पास दो ही उपाय है, या तो संपत्ति बेचे या तो कर्ज ले ले। तो जब संपत्ति बेचेगा तो संपत्ति बेचने के लिए क्या करेगा, इसके पास तीन हथियार है। आईपीओ लेकर के आएगा, एफपीओ लेकर के आएगा, या राइट इशू लेकर के आएगा। तो नियम है कि जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर पहले से ही सूचीबद्ध है, पहले से लिस्टेड है, अगर उस कंपनी को फंड रेज करना है तो वह कंपनी या तो एफपीओ लेकर के आएगा या तो राइट इशू लेकर के आएगा। शेयर मार्केट का क्वेश्चन है। दूसरा उसके पास उपाय है कि अगर वो संपत्ति न बेच करके अगर कर्ज के माध्यम से पैसा रेज करना चाहता है, तो उसके पास दो उपाय है कि एक डिबेंचर या तो बॉन्ड जारी करेगा। तो इसी बॉन्ड से संबंधित है कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें, यानी कॉर्पोरेट घराना, कॉर्पोरेट घराना, कॉर्पोरेट घराना को अगर कर्ज चाहिए तो कॉर्पोरेट घराना क्या करेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड लेकर के आएगा। इस बॉन्ड के माध्यम से, बॉन्ड पेपर के माध्यम से क्या करेगा, कर्ज रेज करेगा, कि फंड रेज करेगा। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार वित्तीय वर्ष 30 तक कितना बढ़ने की संभावना है। तो इनका एक अनुमान है कि 2030 आते आते 100 से 120 करोड़ रुपया का भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड का मार्केट हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत एक अच्छा संकेत जा रहा है भारत के संदर्भ में। जैसा हम लोग देखते हैं कि भारत की जब बात करते हैं तो भारत पूरे विश्व में फोर्थ पोजीशन पर स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर शेयर मार्केट में हो गया है। यानी कि कभी हम लोग शेयर मार्केट से काफ़ी दूर थे, अभी पूरे विश्व में भारत का चौथा पोजीशन हो गया, शेयर बाजार में भारत का चौथा पोजीशन हो गया है। ये भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ जीडीपी। अब ये भी जो क्वेश्चन है पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई कंसेप्ट की बात नहीं की गई है कि भारत की, सॉरी, बिहार के जीडीपी, बिहार के जीडीपी, यानी कि बिहार के जब जीडीपी की बात करते हैं तो बिहार जब जीडीपी को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो पूछा जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में कितना योगदान है। तो प्राइमरी सेक्टर में 19.9% योगदान है जब नेट पर सर्च करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे डाटा आपके पास 19% है, तो यही सही हो जाएगा। और यहाँ चलेंगे तो 56.6% के आसपास यहाँ पे योगदान है। तो हम लोग का आंसर ये क्या हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 17-18 से 22-23 तक महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी बढ़ी है। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि भारत में 17-18 में वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 25% थी। और अभी जब 22-23 की बात कर रहे हैं तो कितना है, 35% है। आप लोग से हमने प्रतियोगिता दर्पण सीरीज में एक चर्चा किया था कि अगर भारत को विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो वर्तमान में वर्कफोर्स में, श्रम शक्ति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी करीब करीब 35% जो है, इसको बढ़ा के कितना करना होगा, 50%। यानी कि हम लोग
चर्चा किए थे कि अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो 2050 तक श्रम शक्ति में, वर्कफोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन 35 से बढ़ा करके 50 करना होगा। और 35 से बढ़ा करके 50 करने के लिए सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा श्रम शक्ति में हिस्सा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्किल से संबंधित कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित कार्यक्रम को संचालित किए जा रहे हैं, जिससे महिला लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति का क्या अनुमान है? यानी कि आरबीआई ने एक फॉरकास्टिंग किया है कि आने जो हम लोग का अभी फाइनेंशियल 25 चल रहा है, इस 25 में भारत में महंगाई दर क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.1। अगला है, CGTMSE का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे सब में आप लोग देख पा रहे होंगे, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, यहाँ तक सब में सेम है, सभी में यहाँ तक सब में एक है। लेकिन इस MSE का जो मतलब है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक M का मतलब है मैक्रो, एक M का मतलब है मीडियम, M का मतलब है माइक्रो एंड मीडियम, और M का मतलब है माइक्रो एंड स्मॉल। अब यहीं पे आप लोग देखना है, हम लोग बोलते हैं MSME, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके आधार पे क्या हो सकता है? माइक्रो स्मॉल, माइक्रो स्मॉल। तो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल वाला कौन सा है? यहाँ पर है। ई का मतलब क्या है? इंटरप्राइजेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, ये माइक्रो स्मॉल यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो, यानी कि ये है क्या? तो जो हमारे देश में MSME है, इस MSME को बढ़ावा देने के लिए, फिनेंशियल वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार के द्वारा, MSME मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम चलाया गया है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर, यानी कि इस छोटे छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड चलाया जा रहा है। उसी का हम लोग से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये छोटे छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर है, भारत में ग्रामीण से शहरी पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होना, शहरों में श्रमिकों की अधिक मांग होना, असंतुलित ग्रामीण शहरी विकास, यही सबसे उपयुक्त आंसर होगा। यह जो सी आंसर है, इस दोनों को इसमें समाहित कर रहा है, इस दोनों को इसमें समाहित कर रहा है, इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? सबसे उपयुक्त आंसर सी हो जाएगा। चलिए इन्हीं के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे 69 BPSC का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और जैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, कोशिश करते हैं पॉलिटी का भी आप लोग के साथ डिस्कशन करें इसी सीरीज में।